एक्सरसाइज 3.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम लोग। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है और आज हम लोग 3.4 का इंट्रोडक्शन करेंगे। और 3.4 में मेनली आपको मैट्रिसेस का इनवर्स निकालना रहेगा। इनवर्स जिसे हम अवयवों का व्युत्क्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये इनवर्स क्या होता है, इसको कैसे निकालेंगे, ये सारी चीजें हम लोग सीखेंगे इस पे। लेकिन इनवर्स निकालने के लिए या उससे रिलेटेड जो भी कुछ एक्शन है वो करने के लिए हमको कुछ इसमें पहले रूल्स सीखने पड़ेंगे, कुछ नियम हमको सीखने पड़ेंगे और उनके अकॉर्डिंग ही आप ये कर सकते हैं। जैसे हम लोग जब इनवर्स निकालना चाहेंगे तो उसमें जो हमें कुछ संक्रियाएं करनी पड़ेंगी, वो संक्रियाएं एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं जिन्हें ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाता है। तो हम एक अवयव में एलिमेंट्री ऑपरेशंस लगाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन मतलब बेसिक कुछ संक्रियाएं हैं, वो आपको सीखनी है। उन संक्रियाओं को सीखोगे, उन ऑपरेशंस को आप सीखोगे तो आप इनवर्स तक पहुंच जाओगे बड़ी आसानी से। तो अभी हम इनवर्स निकालना नहीं सिखा रहे हैं आपको, देखिए अभी हम आपको इनवर्स निकालना नहीं सिखा रहे हैं। अभी हम आपको इनवर्स निकालने के लिए जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमको करने पड़ते हैं, जो बेसिक प्रक्रियाएं हमको करनी पड़ती हैं, हम केवल वो आपको सिखाने चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, वैसे तो मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो केवल 3 प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस होते हैं, 3 प्रकार के मुख्य रूप से। लेकिन वो 3 प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशन आप रो में भी अप्लाई कर सकते हैं और वो 3 प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशन आप कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से टोटल कितने बन जाते हैं? 6। देखिए फिर से मैं आपको बताऊं, मुख्य रूप से कितने प्रकार के प्रारंभिक संक्रियाएं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रारंभिक संक्रियाएं। तो मुख्य रूप से अवयव, मैं फिर से आपको बता दूं, ये सीखने के बाद हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना सीखेंगे। अब ये बात हम, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ये बात हम बाद में करेंगे कि इनवर्स क्यों निकालेंगे, कब निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, इन सब सवालों के जवाब हम आपको बाद में देंगे। अभी फिलहाल बस इतना सीखना है कि इनवर्स निकालने के लिए हमको जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस करने होते हैं वो कौन कौन से हैं और कैसे करने रहते हैं। अभी केवल ये सीखना है आपको। बात समझ आ गई? फिर से बताइए, ये बेसिकली हम किस लिए सीख रहे हैं? ये बेसिकली हम सीख रहे हैं किसी भी मैट्रिक्स का, किसी भी अवयव का व्युत्क्रम निकालने के लिए, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए। इनवर्स हम क्यों फाइंड आउट करेंगे, कब फाइंड आउट करेंगे, कहां फाइंड आउट करेंगे, इसका जिक्र हम पहले भी आपसे कह रहे हैं बार बार कि हम बाद में करेंगे। अभी ये सब सवाल आप नहीं पूछेंगे। अभी बस इतना आपको समझना है अभी के लिए कि वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं उसमें से कितनी प्रक्रियाएं हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। जब वो सीख जाओगे फिर हम इनवर्स में आपको ले चलेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि मुख्य रूप से कितने प्रकार के एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं? 3 तरह के, मुख्य 3 हैं। लेकिन वही 3 आप पंक्तियों में भी अप्लाई कर सकते हैं, रोज में। वही 3 एलिमेंट्री ऑपरेशंस आप कॉलम्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। इसलिए टोटल जो बन जाते हैं फिर वो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस बन जाते हैं। इस तरीके से 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं। और ये जो 6 एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं इनको 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है। 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस हैं और 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस हैं। और टोटल मिला के अगर कहें तो 6 बन जाएंगे। लेकिन मुख्य रूप से या बेसिक रूप से आप देखेंगे कि 3 ही एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब आप जब इसको इनवर्स निकालने जाएंगे तब आप देखेंगे कि ये कैसे 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, फिर 3 एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन, यानी कि 3 प्रारंभिक पंक्ति संक्रियाएं और 3 प्रारंभिक स्तंभ संक्रियाएं हो सकती हैं। आप जब और आगे देखेंगे इनवर्स हम लोग निकालने चलेंगे जिस वक्त, उस वक्त ये बात आपको बताई जाएगी और आपको पता लगेगा कि अगर क्वेश्चन में एक बार आपने एलिमेंट्री रो ऑपरेशन लगाना स्टार्ट कर दिया तो फिर जब तक उसका इनवर्स नहीं आ जाएगा
तब तक हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाएंगे, उसमें एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन को हम बीच में नहीं लगाएंगे। और अगर इनवर्स निकालने के लिए आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशंस लगाने स्टार्ट कर दिए तो फिर थ्रू आउट प्रोसेस जितनी भी पूरी की पूरी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी प्रक्रिया में फिर क्या लगा करेगा, एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन ही लगेगा और कोई ऑपरेशन पर नहीं लगेगा। तो ये इस चीज को मैं अभी इसलिए बताया दे रहा हूं कि आगे थोड़ा सा जब मैं बताऊंगा तो और आपको अच्छे से दिमाग में बनी रहेगी बात। फिर से इनवर्स निकालने के लिए हम इसको पढ़ रहे हैं, क्यों निकालेंगे, कब निकालेंगे, कहां निकालेंगे, बाद में बात करनी है हमको, हम आपको पहले बता चुके हैं। लेकिन अभी मैं इतना बताया दे रहा हूं कि इनवर्स निकालते वक्त एक बार अगर आपने शुरुआत में एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया तो फिर जब तक पूरा इनवर्स नहीं आ जाएगा थ्रू आउट प्रोसेस में आपको एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही लगाने हैं, आप बीच में एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन नहीं डालेंगे वहां। और अगर शुरुआत में एक बार आपने एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन लगाने स्टार्ट कर दिए तो फिर बीच में आप ऐसा नहीं होगा कि दो जगह कॉलम ऑपरेशन लगाया फिर बीच में रो घुसेड़ दिया आपने, ये नहीं कर सकेंगे आप। थ्रू आउट द प्रोसेस फिर आपको कॉलम ऑपरेशन ही लगाने रहेंगे, ठीक है। अच्छा, कैसे होते हैं, वन बाय वन हम उनको समझते जाते हैं। जैसे फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन क्या है, क्या इसमें कर सकते हैं, क्या सुविधा प्रदान करता है, क्या हमें ये मतलब बेनिफिट मिलेंगे इससे, क्या कर सकते हैं इसमें, तो वो मैं आपको बताऊं कि किसी भी अवयव के कोई भी दो पंक्तियां अथवा कोई भी दो स्तंभों को आपस में आप एक्सचेंज कर सकते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, किसी अवयव की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ, किसी अवयव की कोई दो पंक्तियां अथवा स्तंभ परस्पर क्या किए जा सकते हैं, परिवर्तित किए जा सकते हैं, परस्पर विनिमय किया जा सकता है। आप ऐसे लिख दें, किसी अवयव की कोई दो पंक्तियों अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है, ठीक है। ये एक तो एलिमेंट्री ऑपरेशन है। क्या, फिर से एक बार देखिए, किसी अवयव की कोई भी दो पंक्तियों अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जा सकता है, विनिमय किया जा सकता है, इसको मतलब हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, लिख तो दिया हमने, अब हमको समझना भी है इसका मीनिंग क्या रहेगा। आप देखिए इसका क्या मीनिंग रहेगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात हम आपको समझाना चाहते हैं। आप देखिए, सपोज कीजिए कि हमारे पास एक अवयव है, कैसा भी अवयव मान लें, हमारे पास एक मैट्रिक्स है, मैं इसको ABCDEF GHI, ये हम एक मैट्रिक्स माने ले रहे हैं, बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम इसमें चाहते हैं, जैसे कि बोला गया, कोई भी दो पंक्तियों अथवा स्तंभों का परस्पर विनिमय किया जा सकता है, इंटरचेंज किया जा सकता है। हम चाहें, देखो ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, हम चाहें तो कोई भी दो पंक्तियां आपस में अदल बदल सकते हैं, हम चाहें तो कोई भी दो स्तंभ आपस में अदल बदल सकते हैं। तो पहले मैं रो करके दिखाता हूं। जैसे आप चाहते हैं कि R1 की जगह पर R2 लिख दी जाए और R2 की जगह पर R1 लिख दी जाए, तो उसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे सिंबल में लिखा जाया करेगा, R1 इज इंटरचेंज्ड विथ R2, R1 इज इंटरचेंज्ड विथ R2, यानी कि R1 को R2 के साथ इंटरचेंज करना है। तो जब आप ऐसा लिखेंगे, इसका मतलब ये होगा कि, इसका मतलब ये हो जाएगा कि R1
वाले जो एलिमेंट है वो R2 वाली जगह पर, और R2 वाले जो एलिमेंट है वो R1 वाली जगह पर आप लिख देंगे। तो देखिए क्या होगा, ये जो R2 वाले एलिमेंट है सब R1 वाली जगह पर आ जाएंगे, DEF ABC, और इसमें तो कुछ किया नहीं गया तो ये ऐसा का ऐसा बना रहेगा। तो R1 इज इंटरचेंज्ड विथ R2, यहां पर R1 को R2 से आपस में इंटरचेंज किया गया है। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? तो ये काम हम कर सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ अगल बगल वालों को ही कर सकते हैं, हम इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इससे इंटरचेंज कर सकते हैं, और देखिए इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना है कि इसको बदला है तो इसकी कोई कीमत चुकानी पड़ेगी, एक माइनस लगाना पड़ेगा, आगे कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा अभी मैं आपको बताऊंगा, और वो भी आपको समझाऊंगा कि आप जब बदलते हो तो फर्क क्यों नहीं पड़ेगा, वो आपको मैं बताऊंगा। ये इसमें कोई निशान माइनस प्लस कोई नहीं लगाना पड़ेगा आपको, आप चेंज कर सकते हो। तो ये क्या इसमें मैंने करके दिखाया, इसमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करके मैंने दिखाया। हम चाहें तो एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन भी इसमें कर सकते हैं। जैसे ये मैट्रिक्स हमारे पास थी, A इज इक्वल टू ABC DEF GHI, ये एक हमारे पास मैट्रिक्स है। हम चाहें तो इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, C1 इज इंटरचेंज्ड विथ C3, हम ऐसा कर सकते हैं, और ऐसा करने से भी हमारी मैट्रिक्स की जो मैट्रिक्स होगी, ऐसा करने से उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो सेम चीज बनी रहेगी। आप देखें क्या हो जाएगा, ये C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, C1 और C3 को इंटरचेंज कर रहे हैं, इसको इसकी जगह पर, इसको इसकी जगह पर लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, CFI BEH और ADG, ये हमने C1 को C3 से इंटरचेंज कर दिया। पढ़ेंगे कैसे आप, C1 इज इंटरचेंज्ड विथ C3, R1 इज इंटरचेंज्ड विथ R2। तो देखो एक एलिमेंट्री ऑपरेशन है सॉरी, उस एक एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम रो में भी लगा सकते हैं, उस एक एलिमेंट्री ऑपरेशन को हम कॉलम में भी अप्लाई कर सकते हैं। नहीं समझ में बात आई आपको? तो ये है फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन, एक रो का हो गया, एक कॉलम का। तो मुख्य रूप से तो एक ही हुआ, लेकिन कितने दिख रहे हैं आपको, दो कंप्लीट हो गए 6 में से। बात समझ में आ रही है आपको? ऐसे ही और भी कुछ। हाँ, ये जो चीज आप सोच रहे थे कि ऐसा करने से क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या, तो आंसर है ऐसा करने से आप, ऐसा नहीं होगा कि यहां माइनस लगाना पड़ेगा, वो डिटर्मिनेंट में होगा, सारणिक में। तो वो हम बाद की बात करेंगे, उसके लिए अभी हमें कोई मतलब नहीं है। अभी फिलहाल इतना देखना है कि क्या हमने जो ये ऐसा कर दिया है इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। आप थोड़ा सा 5 मिनट में इसको समझ लीजिए जरा। देखिए जो आव्यूह होता है, आव्यूह मैट्रिक्स, मुख्य रूप से मैट्रिक्स का इस्तेमाल हम लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करते हैं। मैट्रिसेस के हमारे पास बहुत सारे यूज हैं फिलहाल, कि मैट्रिक्स का क्या क्या यूज है, उसको हम जरूरत के अकॉर्डिंग हम उसके यूज कर लेते हैं। लेकिन मुख्य रूप से मैट्रिसेस का उपयोग हम रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए करते हैं। अब रैखिक समीकरण अगर आपके पास है, मैं कुछ एग्जांपल आपको रैखिक समीकरण के लेके दिखाता हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d इज इक्वल टू, और कुछ ले लो उसको आप p ले लीजिए, फिर dx प्लस ey प्लस fz इज इक्वल टू q, फिर gx hy और iz इज इक्वल टू r। ये 3 हमने रैखिक समीकरण ले ली, और सब 3 चर वाले रैखिक समीकरण देखो, x y z 3 चर हैं, ये रैखिक समीकरण हमने ले ली। अब आप एक चीज थोड़ा सा देख के बताइए मुझे,
रैखिक समीकरणों को जब देखेंगे आप तो आपको एक बात पता लगेगी कि इसमें x, y और z के जो कोएफिशिएंट हैं वही यहां लिखे हुए हैं। देखो x, y और z के गुणांकों से बना हुआ ये अवयव है। इन रैखिक समीकरणों का जो ये एक सिस्टम है, एक जो निकाय है, इनके x, y और z के गुणांकों से बना हुआ ये अवयव है। देखो a b c d e f g h i, तो ये रैखिक समीकरणों का एक निकाय है, एक पूरा सिस्टम है, और उस सिस्टम में से x, y और z के गुणांकों से बना हुआ ये मैट्रिक्स है। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखिए, इसमें मैंने R1 को R2 से इंटरचेंज किया था, इसको यहां और इसको यहां लिखा था। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अगर मैं कभी ऐसा कर लूंगा तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा कि मैं इक्वेशन नंबर 2 को पहले लिख लूं, इक्वेशन नंबर 1 को बाद में लिख दूं? ये 3 समीकरणों का एक निकाय है। अब आप मुझे बताइएगा इससे क्या फर्क पड़ा जब मैंने ऐसे लिख दिया तो। इज इक्वल टू पी जी एक्स प्लस एच वाई प्लस आई जेड इज इक्वल टू आर। बताइए कोई फर्क पड़ा? आपके पास 3 समीकरणें थी, इनको आपने ऐसे 1 2 3 करके लिखा था। अब हमने इसको पहले लिख दिया, इसको बाद में लिख दिया, तो किसी इक्वेशन को पहले या किसी इक्वेशन को बाद में लिख देने से क्या कोई फर्क पड़ता है? पड़ता है कि नहीं पड़ता? आपको 3 समीकरणें हल करने को दी गई, 3 इक्वेशंस आपको सॉल्व करने को दी गई, या 2 इक्वेशंस सॉल्व करने को आपको दी गई। सोचिए, 2 इक्वेशंस आपको सॉल्व करने को दी गई। एक इक्वेशन मैंने सॉल्व करने के लिए दिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। हमने कहा इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करिए, तो एक बच्चे ने ज्यों कहते हैं इसको 1 माना, इसको 2 मान करके सॉल्व करके x और y की वैल्यू उसने निकाली। लेकिन एक दूसरे बच्चे से लिखते समय थोड़ी गलती हो गई, उसने क्या कर दिया, उसने ये वाली पहले लिख दिया और ये वाली इक्वेशन बाद में लिख दिया। उसने भी सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू गलत होंगी, किसकी सही आएंगी? दोनों की सही आएंगी। क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यार। वही तो मैं समझाना चाहता हूं आपको कि किसी इक्वेशन को पहले और किसी इक्वेशन को बाद में लिख देने से क्या कोई फर्क पड़ता है? क्या कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही तो यहां लिखा हुआ है, चेंज करके देख लो आप, डी ई एफ ए बी सी जी एच आई, डी ई एफ ए बी सी जी एच आई। तो क्या माइनस लगाए क्या हम? इस पे कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे को, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो हम ये एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकते हैं, कर सकते हैं, अलाउड है। वो करना तो अलाउड है ना, कि किसी इक्वेशन को पहले और किसी को बाद में लिख देना, इसमें तो कोई गलती नहीं है। तो अगर कोई गलती नहीं है तो हम ये कर सकते हैं। इसका मतलब ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? सोचिए, थोड़ा सा देखिए, फिर इन इक्वेशंस को देखिए। क्या मैं ये वाला ऑपरेशन कर सकता हूं? ध्यान से सभी बच्चे देखिएगा। सॉरी, अगर इसमें मैं ऐसा कर लूं, जितने y वाले टर्म हैं वो पहले लिख दूं, x वाले बाद में लिख दूं, पहले मैं ये z वाला लिख दूं, ये वाला बाद में लिख दूं। ध्यान से देखिएगा, सी जेड प्लस बी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू पी, फिर एफ जेड प्लस ई वाई प्लस डी एक्स इज इक्वल टू क्यू, आई जेड प्लस एच वाई प्लस जी एक्स इज इक्वल टू आर। अब आप ये मुझे बताइए, क्या ये जो इक्वेशंस मैंने लिखी थी इनमें कोई डिफरेंस आया, कोई फर्क पड़ेगा? बस हमने क्या कर दिया, z वालों को आगे x वालों को पीछे लिख दिया, z वालों को आगे x वालों को पीछे, ऐसा लिख दिया। अब क्या जो इक्वेशन ये थी, क्या अब इन इक्वेशंस में पहले की बजाय, मतलब अभी ये इक्वेशन में कुछ बदलाव आ गया? कोई बदलाव नहीं है, अभी भी सेम है। जैसे इसको x प्लस वाई बराबर 5 लिखा था मैंने, मैं चाहूं तो इसको y प्लस एक्स इज इक्वल टू 5 लिख सकता हूं। इसमें x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 लिखा था मैंने, मैं चाहूं तो इसको माइनस वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू 1 लिख सकता हूं। y y वाले टर्म पहले, z z वाले बाद में, x x वाले उसके बाद में कर देंगे। क्या कोई फर्क पड़ा?
नहीं पढ़ा, और आप देखो वही तो ये लिखी है, CBA, FED, IHG। तो इस तरह से इक्वेशंस में इस तरीके के बदलाव हम क्या कर सकते हैं, तो ये रीजन है कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस हम यूज कर सकते हैं, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम ये काम कर ही सकते हैं, कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होगी इससे, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं कि क्या ऐसा कर देंगे तो क्या ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स आपस में बराबर बना रहेगा? अगर फर्क नहीं पड़ा और आप ऐसा कर सकते हैं तो क्या इस मैट्रिक्स की ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल हो जाएगा? देखो क्वेश्चन समझ आ रहा है आपको? आप ये पूछ सकते थे कि अगर ऐसा करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या ये वाला मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा बताइए? अगर फर्क नहीं पड़ेगा तो क्या ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर हो पाएगा? आंसर इज नो, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, दो मैट्रिक्स आपस में बराबर कब होते हैं? जब उनके संगत अवयव बराबर हो। तो क्या इनके संगत अवयव बराबर है? नहीं बराबर है। क्या इनके संगत अवयव बराबर है? नहीं बराबर है। तो ये दोनों अवयव एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते, लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन हम कर सकते हैं। समझ आ रहा है? तो वो हमने यहां से समझाया, एलिमेंट्री ऑपरेशन आप कर सकते हैं, बट द मैट्रिसेस विल नॉट बी इक्वल टू ईच अदर, वो एक दूसरे के बराबर नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, तो ये तो हमने अभी एक एलिमेंट्री ऑपरेशन पढ़ा, उसको रो में भी लगाया है और उसको कॉलम में भी लगाया है। क्या ऐसा और कोई एलिमेंट्री ऑपरेशन है? तो मैंने दोनों को मिला के टोटल 6 बताए, अभी तो 2 ही मैं दिखा पाया हूं आपको, अभी 4 हमको और दिखाने। तो आप इससे नोट कर लें, इसके बाद हम और आगे की बात करते हैं कि और आप और क्या क्या आप कर सकते हैं एलिमेंट्री ऑपरेशंस में, ठीक है। नोट करिए प्लीज। दूसरा जो एलिमेंट्री ऑपरेशन आपका होता है उसमें आपको यह सुविधा मिलती है कि आप आव्यूह के किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक आव्यूह को किसी अचर नंबर से गुणा करवा सकते हैं, आप शून्येतर नंबर से। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं कि किसी आव्यूह की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ को किसी शून्येतर मतलब जो शून्य ना हो, किसी शून्येतर अचर संख्या से गुणा कर सकते हैं। किसी अवयव की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ को किसी शून्येतर अचर संख्या से गुणा किया जा सकता है। यह भी एक रूल आप अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूं। हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में एक मैट्रिक्स हम ले लेते हैं कोई भी। सपोज एक मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये एक मैट्रिक्स हमारे पास है। अब इसमें मैं इसको कैसे लिखूंगा? देखिए, मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, R1 में हम क्या करना चाहते हैं, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा के आप देख लो, 2 into R1, ठीक है। मतलब R1 में हम रो में R1 R2 R3 कोई भी ले लो आप, ये नहीं जरूरी R1 में ही करना है, आप R1 R2 R3 किसी में भी करवा सकते हो। R2 लिख देते तो फिर यहां मुझे R2 लिखना पड़ेगा। R2 इज मल्टीप्लाइड विथ 2, कि हम इनमें से किसी भी एक पंक्ति को किसी शून्येतर अचर संख्या से क्या कर सकते हैं, गुणा करवा सकते हैं, और उसको ऐसे लिखा जाएगा। देखो लिखने का तरीका ध्यान रखो, ऐसे लिखा जाएगा। इसका क्या मतलब है कि दूसरी पंक्ति में हम किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 को, और मल्टीप्लाई होके जो कुछ मिलेगा उसको कहां लिखेंगे, R2 वाली जगह पर लिखेंगे उसको।
R1 ज्यों की त्यों रहेगी, R3 ज्यों की त्यों रहेगी, R2 चेंज हो जाएगी, उसमें 2 से मल्टीप्लाई होके लिखा जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए जरा आप, R1 में कोई परिवर्तन नहीं करना, R2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 4, नो सॉरी, R3 में कुछ परिवर्तन नहीं होना है, तो ये 7 8 और 9 ही रहेगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, ये हमने किसमें कर दिया, R2 में। हम चाहें तो यही वाला प्रोसीजर हम किसमें लगा सकते हैं, हम चाहें तो यही वाला प्रोसीजर हम कॉलम के लिए भी लगा सकते हैं। तो जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमारे पास एग्जांपल है। इसमें मैं चाहूं तो ऐसे भी कर सकता हूं, किसी में भी आप कर सकते हैं। C1 इज इक्वल, C1 में 2 से मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, C1 में ही लिखेंगे। देखो इसका मतलब है इस अवयव का जो पूरा का पूरा पहला स्तंभ है, जो फर्स्ट कॉलम है, उस पूरे फर्स्ट कॉलम में हम क्या करवा सकते हैं, हम 2 से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने से जो कुछ मिलेगा उसको लिखा कहा जाएगा, तो C1 में ही लिखा जाएगा। ये याद रखें। अगर C2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कहां लिखेंगे, C2 में। C3 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कहां लिखेंगे, और क्या हमेशा 2 से ही गुणा करवा सकते हैं, किसी शून्येतर अचर संख्या से भी गुणा आप करवा सकते हैं। जीरो मत हो, बस इतना ध्यान रखिए, किसी से भी मल्टीप्लाई आप करवा सकते हैं। तो इस तरीके से जो आपको नई मैट्रिक्स मिलेगी वो क्या मिलेगी, C1 में 2 से गुणा करना है, C1 में नोट कर देना है। तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, 2 7 जार 14, फिर 2 5 8 और 3 6 9 ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी। तो देखो दूसरा एलिमेंट्री ऑपरेशन कौन सा हो गया कि किसी अवयव की किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ को किसी भी शून्येतर अचर संख्या से गुणा कराया जा सकता है, चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, उससे हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। इसमें समझ आ गया। और इस तरह से लिखावट उसकी कैसे की जाएगी, इस तरह से। पहले क्या बताया था, इंटरचेंज वाले में कैसे लिखते हैं, इंटरचेंज करने के लिए हम जो लिखते थे ऐसे, R1 इज इंटरचेंज्ड विथ R2, और कॉलम में कैसे लिखा जाएगा, C1 इज इंटरचेंज्ड विथ C2। फर्स्ट एलिमेंट्री ऑपरेशन था। सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन में हमने क्या किया हुआ है, आपको करके दिखाया है। R2 में हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है सॉरी, आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, शून्य ना हो, बस ध्यान इतना रहे। इसमें C1 के लिए 2C1, देखो इसमें दोनों तरफ एरो हेड बनाने हैं, इसमें एक ही तरफ एरो का हेड बनाना है, ये याद रखें जब आप सिंबल लिखेंगे। तो ये हमारा सेकेंड एलिमेंट्री ऑपरेशन है, ठीक है, आप नोट करें। इसके बाद थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे। थर्ड एलिमेंट्री जो ऑपरेशन आपका होगा, उस थर्ड एलिमेंट्री ऑपरेशन में हम ये कर सकते हैं कि अवयव की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी शून्येतर अचर संख्या से गुणा करके, अवयव की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी शून्येतर अचर संख्या से गुणा करके उसी अवयव की किसी दूसरी उसी अवयव की किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ में जोड़ा जा सकता है। देखिए यहां पर क्या बताने की कोशिश की जा रही है, अवयव की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में,
कोई भी पंक्ति हो या कोई भी स्तंभ हो, दोनों में से कोई भी एक ले ले। आव्यूह की किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी शून्येतर अचर संख्या से गुणा कर दें और गुणा करके जो कुछ मिले उसे उसी आव्यूह की किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ में जोड़ा जा सकता है। इसका क्या मतलब है, मैं एक बार फिर से पढ़ दूं। आव्यूह के किसी पंक्ति अथवा स्तंभ में किसी शून्येतर अचर संख्या से गुणा करके उसी आव्यूह के किसी दूसरी पंक्ति अथवा स्तंभ में जोड़ा जा सकता है। इसका क्या मीनिंग है, थोड़ा सा मैं इसको बताता हूं, आप ध्यान से सुनिए। एग्जाम्पल में कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब इसमें हम एक काम कर सकते हैं, जैसे हम ये चाहते हैं कि हम R2 में R1 का 2 गुना करके ऐड कर दें। देखो, तो हम ये कर सकते हैं। हमने क्या किया, इसकी R1 में 2 से मल्टीप्लाई कराया, जो भी आया उसको हमने R2 में ऐड कर दिया। कुछ बात समझ आ रही है आपको? फिर से पूरी R1 में हमने क्या किया, पहले 2 से मल्टीप्लाई, जो कुछ आया उसके पूरी की पूरी जाके R2 में हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, जोड़ दिया। लेकिन जोड़ते समय याद रखें कि संगत अवयव ही जोड़े जाएंगे, इससे ये और इससे यही जुड़ेगा, कोई भी किसी से जुड़ जाए ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने यहां पर क्या किया कि R1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसके बाद R2 में जोड़ देंगे। और ये बहुत याद रखें कि पंक्ति में 2 का गुणा करके किसी स्तंभ में जोड़ेंगे नहीं। जब आप पंक्ति में गुणा करवाएंगे तो पंक्ति में ही जुड़ेगा और स्तंभ में मल्टीप्लाई करके स्तंभ में ही जोड़ सकते हैं आप। ठीक है, हम यहां पर आपको देखो करके दिखाते हैं क्या मिलेगा आपको। हाँ, और एक चीज देखो, जैसे कि ये चीज है और इसको लिखना कहां पर है आपको, R2 में, क्योंकि आप R2 में ऐड कर रहे हैं ना, तो R1 आपकी ज्यों की त्यों बनी रहेगी। ये जो कुछ नंबर नए नंबर मिलेंगे उनको हम R2 वाली जगह पर लिखेंगे। तो R1 हमारी ज्यों की त्यों बनी रहेगी, तो ये 1 2 3 ऐसा ही लिखा रहेगा। ये जो कुछ, ये करने से जो कुछ आएगा वो हम R2 वाली जगह पर नोट करेंगे, दूसरी पंक्ति में नोट करेंगे। तो क्या करना है, R1 में 2 का गुणा करवा के R2 में ऐड करो। चलिए करवाते जाइए। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा 2 में 4 ऐड कर दिए हमने 6। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करिए 4 में 5 ऐड कर दिए हमने 9। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 6 में 6 ऐड कर दिए हमने 12। R2 में पूरी हमने चेंज कर दी। देखो R2 में ही इंटरचेंज होगा, R2 ही बदलेगी, बाकी R1 और R3 में कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये जो 7 8 9 है, ये 7 8 9 ऐसा ही का ऐसा बना रहेगा। अब बताएं, यही रूल तो हमने यहां लिखा हुआ था। कुछ बात समझ में आई? अच्छा, आप चाहें तो यही चीज आप कॉलम के लिए भी देख सकते हैं। जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और मैं चाहूं तो इसमें भी एलिमेंट्री ऑपरेशन कर सकता हूं। C1 इज इक्वल टू C1 प्लस कुछ भी आप कर लो, 2C2 कर लो, 2C2। ठीक है, क्या करना है बताइए, दूसरे कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करना है, दूसरे कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करना है पूरे में, और उसको काहे में ऐड कर देना है, C1 में, और लिखना कहां पर है उसको, C1 वाली जगह पर। तो कौन बदल जाएगा, C1, ना C2 बदलेगा और ना ही C3 बदलेगा। तो अगर आप ऐसा करके लिखोगे तो C2 और C3 तो बदलेगा नहीं। तो हम चाहें तो उसको पहले नोट कर दें, 2 5 8 3 6 9, क्योंकि इनको तो बदलना नहीं है। अब क्या करेंगे, C2 में 2 से मल्टीप्लाई कराते जाइए, C1 में ऐड करिए, C2 इसमें 2 का गुणा करवाइए, 4 में 1 ऐड कर दीजिए 5। फिर C2, ये लाइन C2 है पूरी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 10 में 4 ऐड कर दीजिए 14। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करिए 16 प्लस 7 23। इस तरह से ये कॉलम का ऑपरेशन हो गया। नहीं समझ में आई बात आपको? तो इस तरह से आपके टोटल 3 रो के
और 3 कॉलम के एलिमेंट्री ऑपरेशंस कंप्लीट हो गए। ये आप कर सकते हो, ठीक है। और इन्हीं को कर करके हम लोग इनवर्स निकालना सीखेंगे। तो अभी हमने इनवर्स कैसे निकाला जाएगा, कहां निकाला जाएगा, क्यों निकाला जाएगा, कब निकाला जाएगा, हमने इसकी बात नहीं करी है। हमने बस इतना बताया है कि उसको फाइंड आउट करने के लिए हमें ये कुछ चीजों, कुछ रूल्स की, कुछ बातों की जरूरत रहेगी। वो बातें केवल हमने आपको बताई हैं अभी, वो तो हम बाद में बात करेंगे ही कि क्यों हम कर रहे हैं। देखो, और तीसरा ऑपरेशन क्या कर सकते हैं हम लोग, तीसरा कर सकते हैं R1 2R2, ये कर सकते हैं। यही चीज C1 के लिए थी, C1 प्लस 2C2। तो मुख्य रूप से ये 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन होते हैं, लेकिन रो और कॉलम को मिला करके वो जा करके 6 प्रकार के हो जाते हैं। आप ये जबरदस्ती नहीं है कि 2 से ही करो, कोई भी शून्येतर संख्या, हमने ऑलरेडी उनकी जब लाइन लिखी है तो उनमें बताई है आपको, ठीक है। तो इसे आप नोट करें, इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं, इनवर्टिबल मैट्रिक्स। इनवर्टिबल मैट्रिक्स को हम हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमणीय। व्युत्क्रमणीय आव्यूह। व्युत्क्रमणीय आव्यूह किसको बोला जाता है, ये एक छोटी सी चीज है, इसको आपको समझना है। इसमें मैं कुछ लिखता हूं, पहले उससे आप देखिए। यदि A व B दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि, देखिए बेटा क्या लिखा हमने कि यदि A और B, एक आव्यूह A है और दूसरा आव्यूह कौन सा है B, यदि A और B दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह, समान कोटि और उसके कौन से आव्यूह है, वर्ग आव्यूह, यदि A और B दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I तो समझते हैं ना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्सम का आव्यूह 2/2 का है तो 1 0 0 1, 3/3 का है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, थर्ड रो में ये आ जाता है। तो अगर आपके पास A और B दो समान कोटि के, सेम ऑर्डर के दो वर्ग आव्यूह इस तरह हैं कि AB की वैल्यू BA के इक्वल है और दोनों ही किसके इक्वल हैं, देखो AB और BA भी बराबर हैं आपस में, और इसकी भी वैल्यू I के बराबर आती है और इसकी भी वैल्यू I के बराबर आती है। अगर दो मैट्रिक्स ऐसे हैं आपके पास, तो उस हालात में हम A को B का व्युत्क्रम कहते हैं और B को A का व्युत्क्रम बोलते हैं। तब इस स्थिति में आव्यूह A को आव्यूह B का तथा आव्यूह B को आव्यूह A का व्युत्क्रम आव्यूह कहा जाता है। ठीक है, ये एक छोटी सी चीज आपको दिमाग में रखनी है, ध्यान देनी है। फिर से भी देखो, मैं एक बार पढ़ देता हूं कि यदि A और B दो समान कोटि के वर्ग आव्यूह इस प्रकार हैं कि AB की वैल्यू हम A इंटू B निकालते हैं और B इंटू A निकालते हैं। अगर A इंटू B निकालते हैं फिर B इंटू A निकालते हैं तो दोनों आपस में इक्वल तो आते ही हैं, और न सिर्फ ये दोनों आपस में इक्वल आते हैं बल्कि इन दोनों की वैल्यू I के इक्वल आती है। तब ऐसी स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि आव्यूह A आव्यूह B का
तथा अवयव बी अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव है, यानी कि ए बी का व्युत्क्रम अवयव है और जो बी है वो ए का व्युत्क्रम अवयव है। सिंबल्स में हम इसको लिखते कैसे हैं, तो सिंबल्स में आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सिंबॉलिकली आप इसको कैसे लिख सकते हैं, तो सिंबॉलिकली जैसे मैंने बताया ए को अवयव बी का और बी को अवयव ए का व्युत्क्रम अवयव कहा जाता है, तो हम लिख सकते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। ए को बी का व्युत्क्रम आप ऐसे बोल सकते हो, ए को अवयव बी का व्युत्क्रम, ए को अवयव बी का व्युत्क्रम तथा बी को अवयव ए का व्युत्क्रम कहते हैं, इनवर्स पढ़ते हैं इसको। ऐसी हालत में ए बराबर बी इनवर्स एंड बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ये चीज आ जाती है। तो अब आपको ध्यान रहेगी ये बात क्या, कि यदि दो अवयव ए और बी समान कोटि के और वर्ग अवयव हैं, वर्ग अवयव हैं, इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई आ जाए, तब हम ए को बी का व्युत्क्रम अवयव बोलते हैं, ए को बी का व्युत्क्रम यानी कि ए को बी का इनवर्स कहेंगे तथा बी को ए का व्युत्क्रम अर्थात बी को ए का इनवर्स बोला करेंगे। और इस तरीके से हम उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं। बात समझ में आई? जैसे एक एग्जाम्पल यहां पर आपकी बुक में दिया गया है, मैं उस एग्जाम्पल को आपको करके दिखाता हूं, थोड़ा सा आप देखिए। यहां जो एग्जाम्पल उन्होंने लिया है, ए लिया गया है 2 3 और बी लिया गया है 1 2 और बी एग्जाम्पल है बेटा 2 -3 -1 2, ये एक एग्जाम्पल लिया गया है। अब इसमें मैं आपको करके दिखाता हूं। सबसे पहले मैं ए बी निकालना चाहता हूं। ए बी, देखो ए को बी से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का तरीका आप जानते हैं, इसकी फर्स्ट रो उठाइए, फर्स्ट कॉलम से करिए, 2 दूना 4 और -3, फिर इसी फर्स्ट रो को इससे करिए तो 2 3 -6 और 3 को 2 से करेंगे 6, फिर दूसरी रो को फर्स्ट कॉलम से करिए तो 1 को 2 से करिए 2, 2 को -1 से करिए तो -2, फिर 1 2 को इससे करेंगे तो ये आएगा -3 और +4। देखिए ए बी की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1 0 0 1 1 0 0 1, ए बी की वैल्यू आ गई। और आप देखिए क्या चीज होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ये। तो अब हम बी ए भी निकालते हैं, बी ए निकाल लेते हैं, तो बी पहले और ए बाद में रहेगा, तो अब बी के एलिमेंट रो लेंगे और इसका कॉलम लिया करेंगे, तो 2 का गुणा इसके 2 से करेंगे तो 4, -3 को इसके 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। अब इस रो को इस कॉलम से करिए तो 2 3 6 और -3 को 2 से करेंगे -6। अब ये वाली रो उठाइए, इस कॉलम से करिए तो -1 को 2 से करोगे -2 +2, फिर इस रो को इस कॉलम से करिए तो -3 +4। आप ध्यान से देखिए, बी ए जब हमने निकाला तो 1 0 0 1, सॉल्व करके देख लें आपको यही मिलेगा। तो आपने क्या देखा, ए बी और बी ए, पहली बात तो दोनों सेम है, देखिए चाहे तो आप ए बी इज इक्वल टू बी ए, और दोनों ही किसके इक्वल हैं, दोनों ही आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल हैं। देन we can say that A is the inverse of matrix B and B is the inverse of matrix A। तो आप जानते हो ये वाले मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि इसका इन्वर्स है और ये वाला मैट्रिक्स इसका इन्वर्स है। ये इन्वर्स का तरीका होता है। तो हम कह सकते हैं A इज इक्वल टू बी इनवर्स और B इज इक्वल टू A इनवर्स। लेकिन याद रहे ये तीनों चीजें प्रूव होनी चाहिए। बात समझ में आई? अच्छा, एक आध छोटी मोटी चीजें और मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे इनवर्स की जब बात आ रही है तो हमारे पास अगर मैं अवयवों को डिवाइड करना प्रारंभ करूं तो वैसे तो हमारे पास बहुत प्रकार के अवयव होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं चाहूं तो 2 प्रकार के अवयव में पूरे अवयवों को डिवाइड कर सकता हूं, एक वर्ग अवयव और एक आयताकार अवयव। सोचिए चाहे तो वर्ग अवयव वो होगा जिसके रोज और कॉलम्स आपस में कैसे होंगे, बराबर नंबर,
और आयताकार अवयव कौन होगा? जिसके रो और कॉलम्स आपस में बराबर नहीं होंगे। तो दो कंडीशन हो सकती है, इसके अलावा तीसरी कुछ हो सकती है क्या? आप सोचिए जरा। या तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगे, और या तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर नहीं होंगे। तो अगर अवयवों को इस आधार पर डिवाइड करें तो पूरे के पूरे अवयव दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाएंगे आपके। कौन कौन सी कैटेगरी? या तो उनके क्या बोलते हैं कि या तो वर्ग अवयव होंगे और या तो आयताकार अवयव होंगे। इसके अलावा कोई तीसरा हो सकता है? बताइए आप। बाकी तो उनको देख देख के हमने बहुत सारे नाम बना के रखे हैं। तो दो प्रकार के अवयव हो सकते हैं। एक हो सकता है वर्ग अवयव, जिसे अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। और दूसरा क्या होता है? आयताकार अवयव, उसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो वर्ग अवयव होते हैं इनका इनवर्स ज्ञात किया भी जा सकता है, ज्ञात नहीं भी किया जा सकता। ऐसा हो सकता है कि जितने स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे सबका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है, ऐसा भी नहीं है। और सबका नहीं ज्ञात किया जा सकता, ऐसा भी नहीं है। स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स ज्ञात किया भी जा सकता है। इनवर्स कैन बी फाउंड। या तो फिर ऐसा होगा कि इनवर्स कांट बी फाउंड। वर्ग अवयव अगर है तो या तो उसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है और या तो उसका इनवर्स ज्ञात नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आयताकार अवयव है, देन यू शुड श्योर कि उसका कभी इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते हम। याद रखिए इस चीज को। कुछ बात मेरी समझ आ रही है? अगर वर्ग अवयव है तो उसके इनवर्स के बारे में मैंने दो बातें बताई कि आप उसका इनवर्स ज्ञात कर भी सकते हैं और हम उसका इनवर्स ज्ञात नहीं भी कर सकते हैं। दोनों कंडीशन हो सकती हैं। ज्ञात किया भी जा सकता है, ज्ञात नहीं भी किया जा सकता है। लेकिन अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, अगर आयताकार अवयव है तो उसका कभी भी इनवर्स ज्ञात किया ही नहीं जा सकता। इनवर्स कैन नेवर बी फाउंड। नेवर बी फाउंड, कभी नहीं ज्ञात किया जा सकता उसका इनवर्स। तो एक चीज ये भी सभी बच्चों को याद में रखना है कि आयताकार अवयव जो होगा उसका इनवर्स हम कभी भी ज्ञात नहीं कर सकेंगे। ठीक है? देखो कैसे, मैं चाहूं तो इसका एक एग्जांपल आपके सामने पेश कर सकता हूं। प्लीज आप देख लीजिए जरा 1 मिनट के लिए। जैसे मान लिया कि मैंने A1 है 2/3 का मैट्रिक्स और जो B है वो है 3/2 का मैट्रिक्स। बात समझ में आया? अब थोड़ा ध्यान से देखें, ये तो हमने ले लिया। कौन कैसे मैट्रिक्स है दोनों? बताइए। वर्ग अवयव है कि आयताकार अवयव है? आयताकार, क्योंकि दोनों के रो और कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। वर्ग अवयव तो तब होते हैं जब रोज नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। यहां तो नहीं है। सो दीज बोथ आर द रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। अब हम इनमें अगर ए बी निकालना चाहेंगे, ए बी निकालेंगे तो ए बी का ऑर्डर क्या आएगा? बताइए। ए बी निकालेंगे, 3 से 3 मैच कर गया तो ए बी का ऑर्डर आएगा 2/2। नहीं समझ में आई बात? अगर हम आपसे बोले कि बी ए निकालो, बी ए निकाल कर दिखाइए तो बी ए का ऑर्डर क्या आएगा? पहले बी लिखा जाएगा बाद में ए, तो 2 से 2 मैच कर जाएगा। इसका क्रम क्या बनेगा? 3/3 का क्रम बनेगा। अब आप थोड़ा देखें, इनवर्स के लिए व्हाट इज नेसेसरी कंडीशन? फॉर इनवर्स ए बी शुड बी इक्वल टू बी ए। ए बी का मान बी ए के बराबर होना चाहिए। तो क्या यहां हो सकता है? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये 2/2 का मैट्रिक्स है और ये 3/3 का मैट्रिक्स है। इट कैन नेवर बी हैपन। हो ही नहीं सकता कभी कि एक 2/2 का मैट्रिक्स 3/3 मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। बराबर होने के लिए क्या जरूरी होगा? बताइए। बराबर होने के लिए उनका क्रम बराबर होना बेहद जरूरी है। तो क्या ए बी का मान बी ए के बराबर हो पाया? कभी नहीं हो सकता। इसका 2/2 का ऑर्डर, इसका 3/3 का ऑर्डर है। ये कभी भी एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते। अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं हो सकते मतलब ये शर्त पूरी नहीं हो सकती। अगर ये शर्त पूरी नहीं हो सकती मतलब हम उनका इनवर्स नहीं निकाल सकते। सो दिस इज द रीजन कि हम रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस का कभी भी इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते। इसलिए मैंने लिखा इनवर्स कैन नेवर बी फाउंड।
कभी नहीं ज्ञात कर सकते आप उसका इनवर्स। लेकिन जो स्क्वायर मैट्रिसेस होंगे उसका इनवर्स आप ज्ञात भी कर सकते हैं और नहीं भी ज्ञात कर सकते हैं। कब ज्ञात कर सकते हैं, कब नहीं ज्ञात कर सकते, उसका जिक्र हम बाद में करेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझ लें कि नहीं ज्ञात कर सकते। कुछ बात समझ में हमारी आ रही है आपको? तो ये इनवर्स के बारे में कुछ छोटी मोटी चीजें, अभी और इससे रिलेटेड बातें हैं तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर आज मैथमेटिक्स में हम लोग इतना ही रख लेते हैं, और इसमें कुछ बातें बेटा और बची हुई हैं, इनको हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास पे। ठीक है, तो चलते मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।